बार बार दमनकारी सरकार के खिलाफ ज्वालामुखी बन चुका है। सूरज की पहली किरण के साथ में हजारों युवा कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। उनके नारे हिमालय की चोटी तक को चुनौती दे रहे थे। संसद भवन की लपटे, मंत्रियों के जलते घर और प्रधानमंत्री के इस्तीफे ने नेपाल को एक ऐतिहासिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कहानी है देश की जगाती आवाज की, जो अब चुप रहने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या हिंसा सही थी? क्या जो हो रहा है वह नेपाल के भविष्य के लिए अच्छा है? नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? या राजशाही फिर वापस आने वाली है? और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। नेपाल की सुबह की पहली किरणों के साथ में काठमांडू में तनाव की चुप्पी छाई थी, जिसे केवल सायरनों की आवाज भेद रहे थे। काठमांडू, ललितपुर, भगतपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा था, लेकिन सड़कों पर जनता का सैलाब उमड़ रहा था। जेनजी के हजारों युवा पिछले दिनों की हिंसा जिसमें पुलिस की गोलाबारी में 19 लोग मारे गए थे, से बेपरवाह सड़कों पर उतर आए और उनका नारा था, अब बहुत हो चुका। काल की कालामती व चाल चल के टायर जलाए गए, काला धुआं आसमान में छा गया। हामी नेपाल आंदोलन के नेता अनिल बनिया ने एक वीडियो वायरल कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं, यह उस सरकार के खिलाफ है कि जिसने कि हमारा भविष्य चुरा लिया है, जबकि उनके बच्चे ऐसो आराम से जी रहे हैं। इनकी मांग स्पष्ट थी, संसद भंग हो, सभी सांसद इस्तीफा दें और पिछले दिनों गोली चलाने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए और नए चुनाव हो। इसके बाद जो हुआ वह तो नेपाल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री ने अपने देश के युवाओं की शक्ति समझने की भूल कर दी और उसका भयंकर परिणाम नेपाल को भुगतना पड़ा। सुबह होते होते प्रदर्शन हिंसक हो गया। ललितपुर के खुलमतर में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल बच्चन के घर पे भीड़ ने हमला बोला और पत्थर फेंके गए, खिड़कियां तोड़ी गई और घर को आग के हवाले कर दिया गया, मार मारकर लहूलुहान कर दिया गया। यह तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, फिर इस पर हमला, उनके ऊपर हमला क्यों हुआ? उत्तर में दूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करें। भगतपुर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बालकोट स्थित निजी आवास में आग की भेंट चढ़ा। जब किसी चीज की पराकाष्ठा होती है, जनता भ्रष्टाचार बेरोजगारी से तंग आकर खुद ही सारे रूल नियम बदलने को तो बेताब हो जाती है। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर असेंबली में घुस आए और पूरी असेंबली को आग लगा दी थी। धू धू कर जलने लगा शहर भर। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और संचार मंत्री पृथ्वीराज गुरुङ के घरों पर भी हमले हुए, जो आग में जल गए। ऐसा क्यों? क्या कारण था जो नेपाल की जनता अपने देश के सारे नेताओं की जान की दुश्मन बन गई? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता, अन्याय से तंग आकर यह कदम उठाया है। यह भारत के सभी नेताओं के लिए आने वाले भविष्य में खतरे की घंटी है। इशारों को समझा जाए, सुधर जाए, वरना नेपाल का राजनीतिक संकट गहरा रहा है। अब कौन संभालेगा? नेपाल के युवा आवाज दे रहे हैं बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये बालेन शाह है कौन? बस आप मेरे साथ बने रहिए, कहानी में और भी ट्विस्ट बाकी है। आप सभी को आगे के हालात को सुनिए। आप लोग, हिंसा सिर्फ घरों तक सीमित नहीं थी। नेपाली कांग्रेस पार्टी का सनेपा स्थित केंद्रीय कार्यालय आग के लपटों के भीड़ में घिर गया। उसकी दीवारों पर हत्यारा सरकार जैसे नारे लिखे गए। सबसे चौंकाने वाली संसद भवन की आगजनी, जो कि नेपाल के लोकतांत्रिक पहचान का प्रतीक है, और इसके प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। सिंह दरबार, जो सरकारी परिसर और सुप्रीम कोर्ट की इमारत थी, हम लोग के बीच में नहीं बची। रोहताहट के चंद्रनिहापुर में पुलिस की गोलाबारी में 4 लोग घायल हुए। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को आग लगा दी। विराटनगर में कोसी प्रांतीय विधानसभा पर हमले करने की कोशिश नाकाम रही, जहां पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। एक पुलिस पोस्ट और मोटरसाइकिलें जला दी गई। काठमांडू में नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुरम पब्लिकेशन की इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। दोपहर तक हिंसा चरम पर थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर से घसीटा गया। उनका चेहरा खून से लथपथ था और उनकी पत्नी आरजू राणू देउबा पर भी हमला किया गया। उप प्रधानमंत्री और वित्तीय मंत्री
विष्णु पौडेल के कपड़े उतारकर नदी में खदेड़ा गया और दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। पूर्व मंत्री एकनाथ ढकाल भी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। यह साफ था कि सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति सब सुरक्षित नहीं है। इसकी बात की कहानी यह है कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। काठमांडू जल रहा था, दुनिया इसे देख रही है। जैसे वैसे दिन चाह राजनीतिक उथल पुथल और भी हो गई। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पांडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने सरकार की हिंसा का निंदा करते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर दोपहर में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पटोल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन ओली से अंतरिम सरकार चलाने को कहा। तो अब कौन बैठेगा सत्ता में? नेपाल के पूरे युवा काठमांडू के मेयर बालेन शाह को पीएम बनाने की मांग कर रहा है। यह युवा नेता है जिसने कि भारत से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर किया और रैपर भी है। 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। इतना गजब का काम किया काठमांडू में कि वह टाइम्स मैगजीन की विश्व की 100 शक्तियों में अपना नाम दर्ज कराया। इस आंदोलन में सारे नेताओं के इस्तीफे के बाद बालेन ने भी गजब का बयान दिया। माय डियर जेंजी, आपके हत्यारे का इस्तीफा आ गया है तो धैर्य बनाए रखें। अब आपको अधिक संयम बरतने की जरूरत है। इसके बाद नेपाली सेना जो अब तटस्थ थी ने हस्तक्षेप किया और सभी मंत्रियों को भैंसोपाती से हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिक बरकरों में ले जाया गया। रात 10 बजे सेना ने चेतावनी जारी की कि अगर हिंसा जारी रही तो बल प्रयोग किया जाएगा। सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल अपने संयुक्त रूप से संवाद कर संयम बरतने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े रहे। शाम होते होते कटेश्वर में माहौल और खौफनाक हो गया। भीड़ में 3 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर मार डाला। काठमांडू के मेयर और रैपर नेता बालेंद्र ने ओली के इस्तीफे के बाद शांति की अपील की है, लेकिन आवाज अनसुनी रही। केपी छोड़, देश छोड़ के नारे रात भर गूंजते रहे। दूसरे दिन कोई नई मौत का दर्ज तो नहीं की गई, लेकिन पहले दिन की 19 मौत और 300 से ज्यादा घायलों का गुस्सा अब भी सुलग रहा है। दर्जनों लोग आज झड़पों में घायल हुए और घरों, वाहनों, स्कूलों, सरकारी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर चिंता जताई है। भारत ने यात्रा पर चेतावनी जारी की, सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई और जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने पिछले दिनों हत्याओं की जांच की मांग की है। 9 सितंबर की रात ढलते ढलते नेपाल एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ा था। ओली का इस्तीफा प्रदर्शनकारियों की जीत था, लेकिन उनकी मांगे सिस्टम में बदलाव, जवाबदेही, न्याय अभी अधूरी हैं। संसद की राख और सरकार के पतन के बीच सवाल यह है कि क्या यह अब चिंगारी जो नेपाल को नया रूप देगी या यह आग इसे भस्म कर देगी? अपने गुस्से और हौसले के बल पर नेपाल की युवा पीढ़ी एक बात साफ कर दी है कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। नेपाल आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I get this. मैले proper documentation बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेन्जीको बोली हो। जेन्जीहरू को छन् हात उठाउँ त? Yeah, once more, जेन्जीज। फकिङ मैले रगत बगाएको छु, राइट? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू भाग्छिनेहरू बुझ्छन्। Sorry for the language, I don't want to fucking curse right now. प्रभाव भारत पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। हमारे देश की 1751 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। हमारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति समान है, हमारे विचार समान है। तो क्या आने वाले वक्त में भारत में भी इसी प्रकार के आंदोलन हो सकते हैं? क्योंकि परिस्थितियां समान है। युवाओं को किस प्रकार से दबाया जा रहा है, किस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, वह दिन दूर नहीं कि जब ऐसा कोई आंदोलन भारत में भी खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब बिहार में जनवरी में पूरी ठंड में बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, उन पर हमला किया गया, उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार ने बल प्रयोग किया और विपक्ष ने मौन का प्रयोग किया। यहां पर कोई भी नेता हो, चाहे सत्ताधारी पक्ष में हो या विपक्ष में, वो छात्रों के साथ में नहीं खड़ा हुआ।
युवाओं के साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या समझा जाए कि हमारे देश के नेता भी नेपाल के नेताओं की तरह हो गए हैं। बाकी क्या कहना चाहता हूं, आप खुद समझदार हैं, आप समझ चाहिए। युवाओं को परीक्षा के नाम पे परेशान किया जा रहा है। जो छात्र अपना खुद का खर्च नहीं निकाल सकते हैं, उनसे एग्जाम फीस के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए वसूला जाता है। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर दिया जाता है, आने जाने का खर्च नहीं दिया जाता है। अगर किसी तरह एग्जाम हो भी जाता है तो फिर कोर्ट में जाकर उसको फंसा दिया जाता है और सालों तक युवा अपने पास और फेल होने का इंतजार करते हैं, अपनी नौकरी का इंतजार करते हैं। यह जो नेपाल में जो क्रांति हुई है उसके 7 कारण थे। पहला, सोशल मीडिया पे बैन, और 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। पहला गिरिबंधु भूमि स्वैप जो कि 54,000 करोड़ का था, ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला जो कि 13,600 करोड़ का था, और कोऑपरेटिव 59,600 करोड़ का घोटाला था। किसी भी छोटे देश के लिए इतने बड़े घोटाले उस देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़कर रख देंगे और सबको गरीबी में ढकेल देंगे। कुल मिलाकर सत्ता 3 लोग के हाथ में थी, शेर बहादुर देवबा, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और केपी ओली। बेरोजगारी की जो दर थी वो 10% थी और पूरा पैसा जो है उस देश का मात्र 20% लोगों के पास पहुंचा था। भारत से रिश्ते खराब करना, भाई भतीजावाद और चीन की गोद में जाकर बैठना नेपाल को बहुत भारी पड़ा। लेकिन नेपाल का यह आंदोलन क्या महासंयोग है। पहले म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर अफगानिस्तान में हुआ, फिर पाकिस्तान में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में हुआ हो। यह पूरा घटनाक्रम किस तरफ इशारा कर रहा है, हम सभी को समझने की जरूरत है। पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में इस समय को समझना होगा और हमारे नेताओं को खास ख्याल करना होगा। जनता जब आंदोलन पर आ जाती है तो अच्छी अच्छी सत्ता को उखाड़ फेंकती है, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। नेपाल में क्या अब लोकतंत्र आएगा या राजतंत्र आएगा, यह तो देखने वाली बात रहेगी। जो भी होगा नेपाल में उसकी अपडेट मैं आपको दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। आपका यह विश्लेषण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना पाऊं। ऐसे ही मेरी हिम्मत को आप लोग बढ़ाइएगा। आप लोग का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।